कहानी स्टार्ट होती है एक फोन कॉल से। अप्रैल 2007 में तहलका के जर्नलिस्ट अनुराग त्रिपाठी को एक कॉल आता है। दूसरी साइड में जो आदमी है वो अपना नाम नहीं बताता, उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी जान खतरे में है। वो बस इंफॉर्मेशन देता है हरियाणा के सिरसा में एक रिलीजियस लीडर के बारे में, एक ऐसा लीडर जो डेरा सच्चा सौदा चलाता। कोई कहता है गुरु तो कोई कहता है भगवान। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। दिल्ली में तहलका के ऑफिस के पास GK2 में एक मीटिंग अरेंज होती। वह आदमी अनुराग को एक लिफाफा थमा देता है। ये लेटर एक साध्वी ने लिखा था 2002 में। एड्रेस किसको किया गया? प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को। लेटर में ये लिखा है, मैं पंजाब की रहने वाली एक लड़की हूँ और 5 साल से डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में साध्वी के तौर पर काम कर रही हूँ। यहाँ हम जैसे सैकड़ों लड़कियाँ हैं जो दिन के 16-17 घंटे काम करती हैं बिना किसी आराम के। यहाँ बहुत गलत हो रहा है। हमें यहाँ शारीरिक रूप से शोषित किया जा रहा है। डेरा के महाराज गुरमीत सिंह ही इस शोषण के लिए जिम्मेदार हैं। फिर वो बताते हैं कि पहली बार उनका कैसे हुआ। एक शाम की बात है, एक महिला प्रचारिका ने मुझे बताया कि खुद महाराज मुझसे मिलना चाहते हैं। वो दीदी फिर मुझे नीचे लेकर गई एक तहखाने की ओर। वहाँ चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। ये उनका निजी गुफा था। मैं जब अंदर गई तो वो वहाँ बैठे थे। तू याद कर, जब तू मेरी शिष्या बनी थी, तूने अपना धन तन मन सब कुछ मुझे अर्पित किया था और मैंने तेरी भेंट स्वीकार की थी। तो अब तेरे तन और मन मेरे हैं। उस वक्त मैं पत्थर की तरह जम गई थी। मुझे समझ नहीं आया क्या करना है। बस इतना पता था कि उस रात के बाद सब कुछ बदल गया है। जब उन्होंने रोकने की कोशिश करी, गुरमीत राम रहीम कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, और फिर उसने उनका किया। लेटर के हिसाब से गुरमीत बहुत रेगुलरली यंग महिलाओं का जिक्र करता डेरा के अंडरग्राउंड चेंबर में। 3 महीनों के दौरान उस साध्वी की बारी लगातार 20 से 30 दिन बाद आती। डेरे की ऊंची दीवारों के बीच 35 से 40 महिलाएं बंद थी। ना वो कहीं जा सकती, ना किसी को बता सकती। उनके परिवार वाले भी उनकी बात नहीं मानते। अगर कोई महिला अपनी आवाज़ उठाती भी तो उसको चुप कर दिया जाता और धमकी दी जाती। लेटर में लिखा है कि कैसे डेरे के गार्ड्स परिवारों को धमकी देते कि गुरमीत इतना ताकतवर है कि उसको कोई छू भी नहीं सकता। लेटर में तो ये भी लिखा गया है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस गुरमीत के जेब में है। ये आदमी इतना पॉपुलर है पंजाब और हरियाणा में कि सज़ा मिलने के बावजूद वो ज़्यादातर टाइम जेल के बाहर ही स्पेंड करता है। गुरमीत राम रहीम पेरोल या फरलो पर जेल से रिहा हो चुका है। सुनारिया जेल से एक बार फिर राम रहीम जो है बाहर आ गए हैं 40 दिन की पैरोल पर। ये एक ऐसा आदमी है जिसने अपना धर्म बनाया और ऐसी फैन फॉलोइंग बनाई जिससे लोग उसके अनबग बन गए। यही नहीं, उसने अपनी मूवी भी रिलीज करी। हमने ये 2 किताबें पढ़ी और कई न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ी आपको गुरमीत राम रहीम की अनबिलीवेबल स्टोरी बताने के लिए। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट टुडेज स्पॉन्सर। स्पेशली अगर आप अपनी 9 to 5 जॉब क्विट करना चाहते हो और एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। यूजुअली ऐसा ऑनलाइन बिजनेस बनाना इतना इजी नहीं होता। वेबसाइट बनाओ, प्रोडक्ट सेटअप करो, पेमेंट गेटवे सेटअप करो, एडमिन चीज़ों की लिस्ट ही खत्म नहीं होती। लेकिन अगर आप सीरियसली सोच रहे हो कि आप अपना ई-कॉमर्स बिजनेस लॉन्च करना चाहते हो तो आप ओडू की ई-कॉमर्स ऐप यूज कर सकते हो। अगर आपकी एक ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड है तो उसी हिसाब से आप अपना स्टोर बना सकते हो। बस 4 स्टेप्स में आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट का फ्रेमवर्क सेटअप हो जाएगा कुछ इस तरह। वेबसाइट सेटअप होने के बाद आप उधर अपना एक प्रोडक्ट भी डाल सकते हो। न्यू एंड चूज प्रोडक्ट पर क्लिक करके टी-शर्ट का नाम डाल दो, प्राइस डिसाइड कर दो और 18% GST ऐड कर दो। टी-शर्ट की फोटोज डालने के बाद आपका प्रोडक्ट पेज कस्टमाइज हो जाएगा। डिटेल्स में प्रोडक्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन डालना है या फिर यूजर रिव्यूज, ये आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कौन से कलर्स अवेलेबल हैं या फिर कौन से साइजेस। एक बार आपने प्रोडक्ट पेज सेटअप कर दिया तो फिर आप अपने प्रेफर्ड पेमेंट गेटवे को लिंक कर सकते हो स्टोर से, जिसके बाद आपका स्टोर लाइव हो जाएगा। तो बस इस तरह आपने अपना स्टोर बना दिया, जिसके बाद आप बेचना स्टार्ट कर सकते हो। वेबसाइट के लिए ओडू आपको एक कस्टम डोमेन भी देगा जो पहले साल के लिए बिल्कुल फ्री है, और जो भी आप पहली ऐप यूज करोगे ओडू की, वो आपके लिए लाइफ टाइम फ्री होगी और आपको कस्टमर सपोर्ट
और होस्टिंग सर्विसेज भी दी जाएंगी। और अगर आपको 2 से ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ करनी है ओडो की, तो आप उनका पेड प्लान ले सकते हो जो 580 रुपये से स्टार्ट होता है, जो एक जोमेटो या फिर स्विगी ऑर्डर से भी कम हो सकता है। तो अगर अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है, ओडो को चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक इट आउट। 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिलती है। पंजाब और हरियाणा में डेरों का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। ये कोई ट्रेडिशनल मंदिर या फिर गुरुद्वारा नहीं है। इन डेरों के लीडर्स मेन स्ट्रीम से थोड़े हटके हैं। ये लोग स्पिरिचुअल गाइडेंस और सोशल रिफॉर्म प्रॉमिस करते हैं, वो भी उन लोगों के लिए जिनको समाज ने इग्नोर कर रखा है। सदियों से अपर कास्ट सिख्स और हिंदूज ने अपना कंट्रोल जमाया रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर। पिछड़ी हुई जाति के लोग जैसे दलित्स और गरीबों को इन जगहों में एक्सेप्टेंस मिली नहीं। और आज़ादी के बाद ये जो नए डेरास उभर रहे हैं हमारे देश में, इन्होंने इन्हीं लोगों को हेल्प करने की कोशिश करी। इन लोगों को डिग्निटी और आइडेंटिटी दी जो उनको मेन स्ट्रीम सिखिज्म और हिंदुइज्म से नहीं मिल रही। डेरों ने सिखिज्म, हिंदुइज्म और सूफी इन्फ्लुएंसेस को अपनाया, जिससे मानो एक नया धर्म बना। इन सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में एक इंस्टीट्यूशन बहुत पॉपुलर हो रहा है, डेरा सच्चा सौदा। शाह मस्ताना बलोचिस्तानी, जो बलोचिस्तान से एक स्पिरिचुअल लीडर है, उन्होंने इसको बनाया था 1948 में हरियाणा के सिरसा। डेरा सच्चा सौदा ने कहा कि हमारी फिलॉसफी ये है कि हम कास्टिज्म के बिल्कुल खिलाफ हैं। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जात कौन सी है, हमें बस ये फर्क पड़ता है कि आप एक इंसान हो। बलोचिस्तानी को सुनने के लिए हजारों लोग उधर पहुंचते हैं, जिनमें दलित और गरीब किसान शामिल हैं। अगले कुछ सालों के दौरान डेरा सच्चा सौदा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बहुत पॉपुलर होता है। जैसे शाह मस्ताना की उम्र बढ़ती है, वो शाह सतनाम सिंह को अपना सक्सेसर अपॉइंट करते हैं। इन 3 स्टेट्स में कई अस्पताल, स्कूल्स और चर्चा घर खोलता है। 1970s आते आते डेरा सच्चा सौदा बस एक छोटा मोटा डेरा नहीं है, बल्कि एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है जिसके पास खुद की ज़मीन, पैसा और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। और यही दुनिया है जिसमें गुरमीत राम रहीम का जन्म होता है। गुरमीत राम रहीम सिंह राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में पैदा होते हैं। वो अकेले बेटे हैं मगर सिंह के, एक अमीर जाट सिख। क्योंकि परिवार के पास अच्छी खासी जमीन है, इसलिए पैसे की कमी नहीं है। अब जो कई बाबा होते हैं वो बहुत गरीबी में पैदा होते हैं, गुरमीत की ऐसी हालत नहीं। उनके पिताजी डेरा सच्चा सौदा में वैसे ही इन्वॉल्व है। वो डेरे में डोनेशन भी करते हैं और कई समय बिताते हैं। इसी वजह से 7 साल की उम्र में ही गुरमीत डेरा सच्चा सौदा से जुड़ जाते हैं। वो उधर उनकी फिलॉसफी पढ़ते हैं, गैदरिंग्स अटेंड करते हैं और स्पिरिचुअल सेशन सुनते हैं और भक्ति के बारे में समझते हैं। पर उनकी बचपन में होता क्या है, इसके बारे में हमें इतनी क्लैरिटी नहीं मिलती। एक किताब में लिखा गया है कि उनको 9th क्लास में ही स्कूल से बाहर कर दिया गया था, पर उनके फॉलोअर्स कहते हैं कि ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है। ये क्लियर है कि गुरमीत की दुनिया अब डेरे में बस जाती है। जैसे वो बड़े होते हैं, उनकी दोस्ती गुरजंत सिंह राजस्थानी के साथ बहुत बढ़ जाती है। गुरजंत उनके चाइल्डहुड फ्रेंड है, जो आने वाले समय में खालिस्तान कमांडो फोर्स, एक मिलिटेंट ग्रुप जो खालिस्तान की मांग कर रहा है, उसमें एक की फिगर बनते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, ये आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। 1980s में शाह सतनाम सिंह की उम्र बढ़ रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उनके बाद डेरा सच्चा सौदा को चलाएगा कौन। कई सीनियर लोग हैं जिन्होंने सालों भर डेरा की मदद करी है और लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इनमें से कोई सक्सेसर बनेगा। गुरमीत ऑब्वियसली उनमें से नहीं है, क्योंकि अभी उनकी उम्र ही बहुत छोटी है। सितंबर 1990 में अनएक्सपेक्टेडली शाह सतनाम सिंह गुरमीत को अपना सक्सेसर बनाते हैं। अब कई लोग दंग हो जाते हैं कि सीनियर लीडर्स को नहीं चुना गया और सडनली गुरमीत सक्सेसर बन जाते हैं। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगती है। कुछ लोग बोलते हैं कि गुरमीत गुरजन जैसे मिलिटेंट्स के साथ उठते बैठते हैं, इस वजह से उन्होंने दबाव डाला है। एक अफवाह तो कहती है कि गुरमीत ने शाह सतनाम के सिर पर AK-47 डाल दी अगर उन्होंने उनको चुना नहीं। जो ऑफिशियल वर्जन है वो कहता है कि भगवान ने गुरमीत को चुना और इसी के चलते शाह सतनाम ने गुरमीत की स्पिरिचुअल पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज किया और उनको लीडर बनाया। अब सच क्या है ये तो मैं बता नहीं सकता, जो किताबों में लिखा है वो आपको बता रहा हूँ। पर 23 सितंबर 1990 को गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल लीडर बन जाते हैं और जैसे ही वो चीफ बनते हैं, डेरे में अतरंगी चीजें होने लग जाती हैं। सबसे पहला इंसिडेंट होता है सीनियर ऑफिशियल फकीर चंद का डिसअपीयरेंस। कई सालों से फकीर चंद डेरे में सेवा कर रहे हैं। वो खुल्लम खुल्ला सवाल उठाते कि गुरमीत जो रिलेटिवली जूनियर है, वो भला चीफ कैसे बन जाते हैं डेरे के।
और फिर सडनली वो गायब हो जाता है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। कई सालों बाद वो साध्वी का लेटर पब्लिक में आता है तो फिर फकीर चंद का नाम फिर सुर्खियों में आता है। पर गुरमीत को कोई टेंशन नहीं। 1990s में अब वो बस एक स्पिरिचुअल लीडर नहीं है, वो एक कल्ट फिगर है। जहाँ उनसे पहले डेरे के चीफ बहुत सिंपल कपड़े पहनते थे और लो की रहते थे, गुरमीत एक गॉडमैन है। हम ऐसे बाप हैं जो दुश्मनों के लिए अकेले ही काफी हैं। वो बस डेरे की तरफ स्पिरिचुअलिटी पर फोकस नहीं करते, बल्कि वो फॉलोअर से मांग करते हैं कि वो उनको पूजे। उनकी एक प्राइवेट आर्मी है और वो ये भी क्लेम करते हैं कि वो गरीबी या पैरालिसिस सबको सुलझा सकते हैं। वो अपने फॉलोअर्स की पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। वो किससे शादी करेंगे और किस पर पैसे खर्च करेंगे। और डेरा बस एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल एम्पायर बन गया है। डेरे के पास फैक्ट्रीज है जो फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, हर्बल मेडिसिन बनाती है, टेक्सटाइल्स और कॉस्मेटिक्स बनाती है। हॉस्पिटल, स्कूल्स और कॉलेजेस खुल रहे हैं डेरे की ब्रांडिंग से। सिरसा में ही उनके पास 700 एकड़ की जमीन है, जिसका मतलब है कि DSS अब एक रियल एस्टेट कंपनी भी है। पेट्रोल पंप, सुपरमार्केट और लग्जरी रेस्टोरेंट्स, ये सब डेरे के कंट्रोल में है। अब डेरा चलाने के लिए आपको डोनेशंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेरा खुद ही एक कॉर्पोरेट एम्पायर बन गया है। और 21वीं सदी आते आते तो कई पॉलिटिशियंस गुरमीत के सामने मत्था टेक रहे हैं। कारण बहुत आसान है, वोट्स। डेरे में गुरमीत राम रहीम के अब लाखों में फॉलोअर्स हैं, स्पेशली दलित्स और पिछड़े हुए समाज के लोग, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में एक मेजर वोट बैंक है। अगर गुरमीत बीजेपी को चुनेंगे तो उनके लाखों फॉलोअर्स बीजेपी को वोट देंगे, अगर कांग्रेस को तो कांग्रेस को वोट आएंगे। इसी वजह से गुरमीत के पास अपने इलाके में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर है। और इसी पावर के साथ गुरमीत की कहानी का एक डार्क चैप्टर स्टार्ट होता है। ये चैप्टर एक अफवाह से स्टार्ट होती है। 2002 का समय है और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के ऑफिस में एक लेटर आया है। लेटर एक्सप्लोसिव है और वायलेंस की बात करी गई है और कहा गया है कि डेरे के अंदर कई महिलाएं बंदी हुई है। गुरमीत के पास ये खबर पहुंचती है और उनके लिए ये मानो एक वॉर की डिक्लेरेशन है। उनको ये क्लियरली नहीं पता कि लेटर लिखा किसने, पर उनकी सस्पेशन है रंजीत सिंह पर। रंजीत सिंह कोई आउटसाइडर नहीं है, बल्कि कई लोगों की तरह एक सेवेदार है डेरे का। पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो एक एक्स साध्वी के भाई है, एक ऐसी महिला जो बिन बताए डेरे को छोड़ के चली गई उसी समय जिस समय लेटर लिखा गया। गुरमीत डिसाइड करते हैं कि वो चुप नहीं बैठेंगे, उनको कोई कदम लेना ही होगा। ये कदम लिया जाता है 10 जुलाई 2002 को। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रंजीत अपने घर वापस जा रहे हैं। जैसे ही वो घर पहुंचने वाले हैं, कई आदमी उधर उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो घर के बाहर खड़े होते हैं, सडनली फायरिंग होती है। रंजीत सिंह मारे जाते हैं और जो आदमी है वो उधर से भाग जाते हैं। अब रंजीत सिंह कई सालों से डेरा में सेवा कर रहे हैं, तो लोगों को लगेगा शायद कि उनकी मौत के बाद डेरा में कोई अनाउंसमेंट होगी, कोई सेरेमनी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। डेरे में साइलेंस है। पर अनफॉर्चुनेटली गुरमीत राम रहीम के लिए रंजीत उनके अकेले दुश्मन नहीं है। यह है रामचंद्र छत्रपति। ये ना कोई पॉलिटिशियन है, ना एक्टिविस्ट, ना कोई पुलिस ऑफिसर। ये एक छोटे से जर्नलिस्ट है जो एक इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर पूरा सच के एडिटर है। अब पूरे देश में कोई भी जर्नलिस्ट नहीं है जिसके पास इतना साहस हो कि वो गुरमीत राम रहीम के खिलाफ कुछ बोले। पर रामचंद्र दूसरे जर्नलिस्ट की तरह थोड़ी है। जब साध्वी का लेटर पब्लिक के सामने आता है तो रामचंद्र अपने अखबार में इस लेटर को पूरा छाप देते हैं। और जैसे ही छपता है, उनको कई धमकियां दी जाती है कि भाई तू जानते नहीं कि राम रहीम कौन है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये खबर तू वापस कर ले। पर वो रुकते नहीं है। इसीलिए 24 अक्टूबर 2002 को गुरमीत राम रहीम अपनी चाल खेलता है। शाम का समय है और रामचंद्र अपने घर के बाहर खड़े हैं पड़ोसी से बात करने के लिए। कुछ ही दूर एक मोटरसाइकिल आती है। 2 आदमी उस मोटरसाइकिल पर है। एक आदमी बंदूक निकालता है और 4 शॉट्स फायर करता है। एक रामचंद्र के पेट में लगती है और दूसरी उनके पैर पे। पलक झपकते ही वो मोटरसाइकिल उधर से निकल जाती है। रामचंद्र को अस्पताल लेकर जाया जाता है और 28 दिन तक वो लड़ाई लड़ते हैं। उन दिनों वो पुलिस, डॉक्टर्स और सभी लोगों को कहते हैं कि गुरमीत ने ये अटैक करवाया। पर 21 नवंबर 2002 को उनकी मौत हो जाती है। मौत के बाद हरियाणा में कोई भी जर्नलिस्ट
गुरमीत के खिलाफ कोई भी स्टोरी पब्लिश नहीं करता, सबको अपनी जान प्यारी है। रामचंद्र को मारने के बाद गुरमीत को शायद लगा होगा कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता, पर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के डिफरेंट आइडियाज हैं। जैसे ही लेटर उनकी डेस्क पर पहुंचता है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक बेंच सेटअप करी जाती है जिनको लीड कर रहे हैं जस्टिस ए.के. गोयल। और जस्टिस ए.के. गोयल वो करते हैं जो हरियाणा और पंजाब की पुलिस करना नहीं चाहती, गुरमीत राम रहीम के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करना। उनके खिलाफ एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी जाती है एलिगेशंस पर, रंजीत सिंह के मर्डर पर और रामचंद्र की हत्या पर। ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सब कुछ बदल देती है। मानो पहली बार गुरमीत के महल में कोई बाहर का आदमी घुस रहा है। सीबीआई टीम भी नर्वस है क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल्स उनके बेसिक सवालों का जवाब भी नहीं देते। जैसे सीबीआई लिस्ट मांगती है उन महिलाओं की जो डेरा में रही है 1999 और 2002 के बीच। डेरा के ऑफिशियल्स मना कर देते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स को खुद दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं विक्टिम्स को ढूंढने के लिए। इनमें से कई महिलाओं की शादी हो चुकी है और उन्होंने नई जिंदगी स्टार्ट करी है। जब इन्वेस्टिगेटर्स उनके दरवाजे के सामने आते हैं, इन महिलाओं के परिवार उनको बात ही नहीं करने देते। तो एक सीबीआई ऑफिसर कहते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो डेरा चीफ के खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते। पर इन सारी चीजों के बावजूद सीबीआई टीम ने हार नहीं मानी। इन्वेस्टिगेशन के स्टार्ट होने के 5 साल बाद फाइनली उनको एक ब्रेक थ्रू मिलता है। उनके ऑफिसर्स को 2 फॉर्मर साध्वी का पता मिलता है जिनमें से एक ने वो लेटर लिखा था। वो ऑफिसर्स को माफी के बारे में बताती है, एक कोड वर्ड जो गुरमीत के सेक्सुअल फेवर्स के लिए यूज किया जाता है। वो उस गुफा और गुफा के बाहर खड़े हुए गार्ड्स के बारे में बताती हैं जिससे उनका शरीर कांप जाता है। फाइनली सीबीआई को वो एविडेंस मिल जाता है जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। पर साध्वी के लिए ये चीज बताना इतना आसान नहीं है। एक साध्वी जिसकी शादी हो गई है अब और जिसके 2 बच्चे हैं, वो कहती है कि अगर मेरे परिवार को इसके बारे में पता चल गया तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। पर जो बाबा ने किया उसकी सजा उनको मिलनी ही चाहिए। जबकि अगर हम सिरसा की बात करें तो उधर अफवाहें फैल रही है। डेरा में प्राइवेट मिलिट्री अब सड़कों में पेट्रोलिंग कर रही है और जर्नलिस्ट को धमकियां दे रही है। जब तहलका की टीम उधर 2007 में जाती है तो उनको दिखता है कि मानो हर दुकान के सामने डेरा सच्चा सौदा के पैम्फलेट चिपके हुए हैं। कोई भी गुरमीत का नाम नहीं लेता। एक चाय वाला रिपोर्टर को बोलता है कि आप तो सिरसा छोड़ के चले जाओगे पर हमें तो इधर ही रहना है। पर एक बहादुर आदमी बलवंत सिंह साध्वी के लिखे हुए लेटर की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करता है गांव में, पर इसकी सजा उनको मिलती है। उनको पीटा जाता है, उनकी दुकान तोड़ी जाती है और धमकी दी जाती है कि वो डेरा के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे पता चलता है डेरा की पकड़ कितनी है। पुलिस ऑफिसर की लिस्ट है जिसको घूस मिलती है डेरा से। पूरी डिटेल डायरी मेंटेन करी गई है कि कितनी घूस दिए और किसको। हर फॉलोअर की फैमिली, जॉब और मूवमेंट डॉक्यूमेंट करी जाती है। और जो बाबा का इनर सर्कल है उनको ऐसे तैयार किया जाता है कि वो मरने और मारने के लिए तैयार हैं अगर बाबा ने कोई आदेश दिया। और जो किसी तरह भाग भी जाते हैं तो उनको फुल आज़ादी नहीं मिलती। ऐसे एक महिला जो उधर से भागती है उसको बाबा बोलते हैं कि तुम तो जा रही हो पर तुम्हारी माँ और बहन इधर ही है, अगर तुमने आवाज उठाई तो उनका क्या होगा। पर सीबीआई टीम रुकती नहीं है। जुलाई 2007 में वो अंबाला के कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है जिसमें लिखा जाता है कि बाबा ने अपने 2 फॉलोअर्स का रेप किया था 1999 और 2001 के बीच। पर चार्जशीट तो पहला कदम है। कोर्ट ट्रायल में पूरी दुनिया को पता चलता है कि बाबा की पर्सनालिटी एक्चुअली है क्या। गुरमीत राम रहीम वर्सेस स्टेट का ट्रायल स्टार्ट होता है सितंबर 2008 में। 2009 और 2010 में जो 2 महिला कंप्लेनेंट्स हैं वो अपनी टेस्टिमनीज रिकॉर्ड करती हैं कोर्ट के सामने। पर हर बार जब वो कोर्ट में आती हैं उनको उसी आदमी को देखना पड़ता है जिसने उनका रेप किया। उस आदमी के अलावा ऐसे कई फॉलोअर्स हैं जो उन 2 महिलाओं को मारने के लिए भी तैयार है। एटमॉस्फेयर इतना चार्ज हो जाता है कि 2011 में कोर्ट का ट्रायल अंबाला से स्पेशल सीबीआई कोर्ट पंचकुला में शिफ्ट कर दिया जाता है। पर तारीख आती रहती है। बाबा की टीम हर तरकीब यूज करती है कि ट्रायल डिले हो जाए। वो कभी ना कभी कोई एप्लीकेशंस फाइल कर देते हैं और अगर टेस्टिफाई करना होता है तो बहुत धीरे धीरे करते हैं। 2011 आते आते 10 साल हो गए हैं जब ये क्राइम्स एक्चुअली कमिट हुए थे, पर वर्डिक्ट अभी तक नहीं निकला। अब इस केस को लीड कर रहे हैं सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर एम नारायण। अब इस पूरे टाइम गुरमीत राम रहीम का पब्लिक पर्सोना बढ़ता ही रहता है। वो बोलते हैं कि वो एक सोशल रिफॉर्मर है क्योंकि डेरा में ब्लड डोनेशन कैंपेन्स, डिजास्टर रिलीफ ड्राइव्स
और कई चैरिटेबल काम कराए जाते हैं। इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा का पॉलिटिकल अफेयर्स विंग भी हर पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट मांगता है। एक सीबीआई ऑफिसर बोलते हैं कि ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो गुरमीत राम रहीम की नहीं सुनती। सीबीआई के ऑफिसर्स बताते हैं कि उनको कई बड़े बड़े नेताओं ने कॉल किया कि वो इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे करें। एक ऑफिसर कहते हैं कि सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर को कांग्रेस लीडर्स कॉल करते, बीजेपी लीडर्स कॉल करते और हरियाणा सरकार के मिनिस्टर्स भी, पर अभी कारनामा खत्म नहीं हुआ। 2012 में पंजाब और हरियाणा कोर्ट में एक शॉकिंग केस आता है। पेटिशनर है हंसराज चौहान, जो डेरा के फॉलोअर होते थे फतेहाबाद से। हंसराज आरोप लगाते कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर उनको मजबूरन कैस्ट्रेट किया गया, और वो कहते कि वो अकेले नहीं है, ये चीज करीब 100-200 आदमियों के साथ करी गई है और इन सर्जरीज का ऑर्डर डायरेक्टली बाबा ने किया है। कोर्ट इन सारे क्लेम्स को परखता है और हंसराज और दूसरे लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाता है। धीरे धीरे हंसराज की कहानी आगे आती है। साल 2000 में उन्होंने डेरा सच्चा सौदा ज्वाइन किया है ताकि उनको जिंदगी का मतलब पता चले। डेरा के लीडर्स फिर उनको बोलते हैं कि स्पिरिचुअल गोल के लिए उनको चुना गया है, जिसका मतलब है कि उनको बाबा के सामने आना होगा और जिंदगी की सारी डिजायर त्याग करनी होगी। फिर उधर हंसराज को डेरा के अस्पताल लेकर जाया जाता है और जहां 3 डॉक्टर्स उनकी सर्जरी करते हैं। हंसराज को बोला जाता है कि सर्जरी के बाद वो भगवान के और करीब आ जाएंगे। उनको ड्रग्स दिए जाते हैं और जब उनकी नींद खुलती है उनको पता चलता है कि उनको कैस्ट्रेट कर दिया गया है। हंसराज को धमकी दी जाती है कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे। आने वाले सालों में हंसराज को पता चलता है कि वो अकेले नहीं है, ऐसे कई आदमी हैं जिनके साथ ये हुआ है। जब वो लिस्ट तैयार करते हैं तो लिस्ट में 400 से ज़्यादा नाम है। अब गुरमीत राम रहीम भला ये क्यों करेंगे? इसके पीछे 3 पॉसिबल रीजंस हैं। पहला है एब्सोल्यूट लॉयल्टी। कैस्ट्रेटेड आदमी ना फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं, जिस वजह से डेरे के बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरा है मैनिपुलेशन। फॉलोअर्स मानेंगे कि उनको एक रिलीजियस सैक्रिफाइस करना है जिससे उनकी लॉयल्टी और बढ़ जाएगी। और तीसरा है पावर और एक्सप्लॉयटेशन, जिससे वो लोग जो बाबा के खिलाफ हैं उनको वो पूरी तरह दबा सकते हैं। पर हंसराज हार मानने वालों में से नहीं है। 2012 में वो पिटिशन फाइल करते हैं और 2 साल बाद हाई कोर्ट उनका केस सीबीआई को ट्रांसफर कर देता है, ये कहते हुए कि स्टेट पुलिस तो कुछ नहीं करने वाली। डेरा कहता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, पर मेडिकल सर्टिफिकेट्स और इंटरव्यू से पता चलता है कि एक्चुअली डेरा में हुआ क्या था। पर इन सारे केसेस के बावजूद गुरमीत राम रहीम की जिंदगी पर इतना असर नहीं पड़ रहा। उल्टा वो तो तैयार हो रहे हैं बॉलीवुड में अपनी एंट्री के लिए। वह सृष्टि की सेवा करना पाप है, तो ये पाप हम आखिरी सांस तक करते रहेंगे। 2015 में उनकी पहली फिल्म MSG द मैसेंजर ऑफ गॉड रिलीज करी जाती है, पर आते ही फिल्म कंट्रोवर्सी में पड़ जाती है। इंडिया का सेंसर बोर्ड कहता है कि हम ऐसी फिल्म कैसे रिलीज कर सकते हैं उस आदमी पर जिस पर के चार्जेस लगे हुए हैं। पर गुरमीत के पास दोस्तों की कमी नहीं है। एक सरकारी अपील्स ट्राइब्यूनल सेंसर बोर्ड के ऑब्जेक्शंस को ओवररूल कर देता है और MSG रिलीज कर दी जाती है। नेशनल सेंसर बोर्ड चेयरपर्सन लीला सैमसन इस चीज को सुनकर जनवरी 2015 में अपना रेजिग्नेशन दे देती है और गुरमीत अब एक बॉलीवुड एक्टर बन गए। अगले 2 सालों के दौरान वो कई फिल्म रिलीज करते हैं, MSG 2, द वॉरियर लायन हार्ट और एक कॉमेडी फिल्म भी, जट टू इंजीनियर। इधर गुरमीत बस एक्टिंग नहीं कर रहे, वो डायरेक्टर, सिंगर, एक्शन हीरो और कई और चीजें करते हैं। 2017 तक तो मीडिया उनको रेपिस्ट की तरह नहीं देखती बल्कि एक सेलिब्रिटी की तरह देखती है। तो एक तरफ गुरमीत का ट्रायल भी चल रहा है और दूसरी तरफ वो एक स्टार भी बन रहे हैं। अब चाहे मूवी थिएटर्स में कुछ भी चल रहा हो, ट्रायल में ऐसे कई लोग हैं जो डरते नहीं है। ऐसी एक आदमी है खट्टा सिंह, जो कई सालों से गुरमीत के ड्राइवर थे, जिन्होंने गुरमीत की कई बातें सुनी। खट्टा जी सीबीआई को अपनी टेस्टिमनी देते हैं, पर उन पर एक बार इतना दबाव डाला जाता है कि वो अपनी टेस्टिमनी विड्रॉ कर लेते हैं। एक ऐसी चीज जो कई बार देखी जाती है, पर कुछ लोग हार नहीं मानते, जैसे छत्रपति के बेटे अंशुल, जो हर कोर्ट डेट पर हाजिर होते हैं। जो 2 अनोनिमस साध्वी हैं, उनकी आइडेंटिटी छुपाई जाती है वो, और हर बार वो अपनी स्टेटमेंट कोर्ट के सामने देती है। और सबसे जरूरी बात है कि M नारायण की सीबीआई टीम किसी भी दबाव के अंदर नहीं आती। पर 2017 में मैसेंजर ऑफ गॉड को इंडियन जस्टिस सिस्टम से एक मैसेज डिलीवर होता है। जज जगदीप सिंह
पंचकुला के स्पेशल सीबीआई कोर्ट को प्रिसाइड कर रहे हैं और वो फाइनल आर्ग्यूमेंट सुनते हैं इन केस के। ये ट्रायल फास्ट ट्रैक तरीके से कराया जाता है और हर दिन हियरिंग्स होती है। कोर्ट रूम में टेंशन इतनी बढ़ रही है, पर कोर्ट रूम के बाहर गुरमीत राम रहीम आलीशान एसयूवीज और टाइट सिक्योरिटी में आते हैं। कॉन्फिडेंस रुका नहीं है क्योंकि वो 15 साल से इस चीज से भाग रहे हैं। तारीख आती है 25 अगस्त 2017 की। आज होने वाला है जजमेंट डे और इस दिन डेरा के लाखों फॉलोअर्स तैनात हैं। वो कई शहरों से आए हैं पिताजी को सपोर्ट देने के लिए और इस दिन जज जगदीप सिंह अनाउंस करते हैं कि गुरमीत राम रहीम सिंह इज गिल्टी ऑफ। कुछ सेकंड के लिए पूरा कोर्ट रूम शॉक में है क्योंकि किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था कि ये वर्डिक्ट डिलीवर होगा। जिसने अपने आप को भगवान बुलाया वो आज एक क्रिमिनल बन गया है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली वो जमीन पर गिरता है और रोने लग जाता है, पर जज जगदीप सिंह हिलते नहीं है। वो इमीडिएटली आदेश देते हैं कि कन्विक्ट को कस्टडी में ले लिया जाए। बाहर जो लाखों डिवोटीज खड़े हैं उनके बीच एक खबर फैल जाती है। जैसे ही उनको पता चलता है कि उनके बाबा जेल जाने वाले हैं तो वो हल्ला बोल देते हैं। पुलिस उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, पर कुछ ही घंटों में पंचकुला और सिरसा में मानो आग लग गई है। ये आग दिल्ली तक आ जाती है। 40 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और कई लोग घायल होते हैं। गुरमीत राम रहीम को इमीडिएटली एयरलिफ्ट कराया जाता है हेलीकॉप्टर से रोहतक के एक जेल में, क्योंकि सरकार मानती है कि रोड से अगर उसका ट्रांसफर किया गया तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। कई शहरों पर कर्फ्यू लगाया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी भी इन दंगों के बारे में अपनी मन की बात प्रोग्राम में बात करते हैं। सादर नमस्कार। एक तरफ देश उत्सवों में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ से हिंदुस्तान के किसी कोने से जब हिंसा की खबरें आती हैं तो देश को चिंता होना बड़ा स्वाभाविक है। 3 दिन बाद गुरमीत राम रहीम को जज जगदीप सिंह के सामने वापस लाया जाता है और कोर्ट रूम अभी पंचकुला में नहीं है बल्कि रोहतक के जेल में है। उनको सेंटेंस दिया जाता है 20 साल की कैद। जज कोई भी रहम करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि कन्विक्ट ने अपने आप को एक गॉडमैन बताया और इस पावर का फायदा उठाया साध्वियों का फायदा उठाने के लिए। 15 साल बाद एक जर्नलिस्ट, 2 महिलाओं और कई ऑनेस्ट ऑफिसर्स की वजह से गुरमीत राम रहीम सिंह को जेल भेजा जाता है। पर अगर आपको लगा कि इधर कहानी खत्म हो जाती है तो हमारे देश में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंडिया में अगर आप बाबा हो तो कन्विक्शन के बावजूद आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है। गुरमीत राम रहीम को कई बार पैरोल मिलती है। अक्टूबर 2020 में उसको 1 दिन की पैरोल मिलती है। मई 2021 में 12 घंटे की लीव मिलती है अपनी माँ को मिलने के लिए। कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है फरवरी 2022 में, जब पंजाब असेंबली इलेक्शंस के कुछ हफ्ते पहले ही हरियाणा सरकार उसको 21 दिन की बेल देती है और पैटर्न अब क्लियर हो जाता है। जैसे कि एक इलेक्शन साइकिल आने वाला होता है, बाबा को छूट दी जाती है अपने डेरा जाने के लिए और इन पैरोल्स में भी पुलिस कॉन्वॉय और Z कैटेगरी सिक्योरिटी के साथ वो अपने लाखों फॉलोअर्स से मिलते हैं। उनका पहला स्टॉप हर बार सिरसा में डेरा का हेडक्वार्टर्स होता है, जहां वो अपने फॉलोअर्स को बोलते हैं कि उनको अपनी सेवा जारी रखनी चाहिए। जैसे सेवादार भाई आपको बताएंगे, सेवादार जिम्मेवार आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने सेवा करनी है। मालिक आपको बहुत बहुत खुशियां दे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। टेक्निकली उनको परमिशन नहीं है कि वो क्राउड्स को एड्रेस करें, पर उससे क्या फर्क पड़ता है, जब इलेक्शंस आ रहे हैं तो उनके पास पूरी आज़ादी है। डेरा सच्चा सौदा इतना पावरफुल वोट बैंक है, स्पेशली हरियाणा और पंजाब में, जिस वजह से हर पार्टी उनके सामने घुटने टेक देती है। इस बार पंजाब के वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढिंडसा और अकाली नेता सुरजीत सिंह राठरा ने दरबार में हाजिरी लगाई। कुछ महीने पहले ही अगस्त 2025 में उनको 40 दिन की पैरोल मिली, जिसका मतलब है कि उनको करीब 300 दिन मिल चुके हैं अभी तक जहां वो जेल के बाहर रहे, जो एक रिकॉर्ड है कन्विक्टेड रेपिस्ट और मर्डरर के लिए। और यही इंटरेस्टिंग बात है हमारे देश में कि कई ऑनेस्ट सीबीआई ऑफिसर्स और कोर्ट के जजेस की वजह से गुरमीत राम रहीम को कन्विक्शन मिली, पर इधर हमारी पॉलिटिक्स ने कीचड़ फैला दी। अब ये सब होता नहीं अगर लोग रैशनल होते, पर मेन प्रॉब्लम ये है कि उनके फॉलोअर्स ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि पिताजी कुछ गलत कर सकते हैं। अगर वो लोग एक्सेप्ट कर लेते तो बाबा का वोट बैंक भी चला जाता और पॉलिटिशियंस को उनके सामने सर नहीं झुकाना पड़ता। ये सारी चीज़ों से हमें बस एक मेजर सीख मिलती है कि हमारे देश में रैशनैलिटी की अभी भी कमी है।